नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। वाक्य विचार हमारा टॉपिक है, लेकिन वाक्य विचार पढ़ने से पहले हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर की। जैसे कि हमने व्याकरण की परिभाषा को जाना, उसके बाद हमने व्याकरण के अंगों को जाना कि हम व्याकरण में क्या क्या चीजें मेन तरह से पढ़ते हैं। तो व्याकरण, सबसे पहले हमने ये बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के को शुद्ध रूप में लिखने पढ़ने का ज्ञान कराता है। उसके बाद हमने व्याकरण के अंग यहाँ पर बताए। तो व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें हम पूरी भाषा के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। तो वर्ण विचार और शब्द विचार को हमने यहाँ पर क्लियर किया आप सभी के सामने। फिर भी अगर उस पढ़े हुए पार्ट में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। तो वाक्य की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम वाक्य के घटकों को डिस्कस कर रहे हैं, वाक्य के अंगों को डिस्कस कर रहे हैं, वाक्य के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने उपवाक्य के विषय में जाना था और उपवाक्य में हमने दो उपवाक्यों के विषय में जाना था, प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य। और उसके बाद वाक्य के घटक, उद्देश्य और विधेय। तो आज कंटिन्यू करते हैं आगे अपने इस टॉपिक को। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ नोट डाउन भी करना है और समझना भी है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो हमने अपने पिछले सेशन में वाक्य के घटक या वाक्य के जो अंग हैं उनको यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि वाक्य के कौन कौन से मुख्यतः दो अंग हैं। तो मुख्य अंग वाक्य के दो यहाँ पर बताए, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य और विधेय को आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले उद्देश्य को हम क्लियर करेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में बात की जा रही हो, यानी कि जब कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, तो उसमें जब जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस विषय के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा हो वह उद्देश्य कहलाता है। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था आपको, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है, ये जो वाक्य है इसमें राम के विषय में कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है। उदाहरण, राम बाजार जाता है, तो राम के विषय में कहा जा रहा है। तो इस वाक्य का जो उद्देश्य है वो कौन है? राम। इस वाक्य का उद्देश्य कौन है? राम है। साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, उद्देश्य के अंतर्गत ही, देखिए उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, उद्देश्य के अंतर्गत ही यहाँ हमने नहीं लिखा है क्योंकि इसके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके केवल दो ही पार्ट्स होते हैं, दो ही घटक होते हैं, आपका उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के अंतर्गत ही, जब आप उद्देश्य को पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत आपका एक और यहाँ पर पार्ट आता है, उद्देश्य के अंतर्गत। उद्देश्य के अंतर्गत आपका एक पार्ट आता है उद्देश्य विस्तार। ये उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है, ये अलग से पॉइंट नहीं है, उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। और ये है उद्देश्य विस्तार। उद्देश्य विस्तार, देखिए उद्देश्य अब आप लोग को क्लियर हो चुका है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य विस्तार ये है कि जब जो शब्द समूह, जो भी शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही सरल है कि जो शब्द या शब्द समूह, जो शब्द, लिख लेते हैं पहले, जो शब्द या
शब्द समूह, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं, उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं, उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जो उद्देश्य की विशेषता को बताए उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो हमने यहाँ पर उद्देश्य क्या है वो आपको क्लियर कर दिया है कि वाक्य में जिसके भी बारे में बात होती है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य की विशेषता को बताने वाला शब्द उद्देश्य विस्तार कहलाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा, जैसे चंचल बालक दौड़ता है, चंचल बालक दौड़ता है। तो देखिए यहाँ जो ये वाक्य हमने लिखा है, इस वाक्य में चंचल बालक दौड़ता है, अगर मैं केवल वाक्य लिखूं बालक दौड़ता है तो इसमें आपका उद्देश्य है बालक। उद्देश्य क्या है? बालक। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बालक। लेकिन यहाँ पर बालक की विशेषता को बताया जा रहा है। बालक विशेषण आप सभी ने पढ़े होंगे, तो बालक की विशेषता को बताया जा रहा है चंचल। बालक कैसा है? चंचल है। तो विस्तार, यह है आपका विस्तार। तो ये उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य का विस्तार क्या है? चंचल। चंचल बालक दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य विस्तार आपको क्लियर हो चुका होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। तभी आपको क्लियर होगा कि क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है आपका उद्देश्य विस्तार। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य आपको क्लियर हो गया, उद्देश्य विस्तार आपको क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट हमने बताया विधेय। सेकंड पार्ट है विधेय। तो क्या होता है ये विधेय? विधेय क्या होता है? अब हमने कहा कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हमने उद्देश्य कहा। अब उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य क्लियर है क्या है? चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, उसके बारे में जो कुछ भी बात की जाए, जो कुछ भी उसके बारे में कहा जाए वो विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ
कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये हमने विधेय की परिभाषा लिख ली। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सेम सेंटेंस लेंगे, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो ये जो आपका वाक्य हमने लिखा, राम बाजार जाता है, तो राम तो हमें पहले ही क्लियर हो चुका है कि उद्देश्य है। ठीक है, राम तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य। जो बात की जा रही है, बात क्या की जा रही है, बाजार जाता है, तो ये है आपका विधेय। ठीक है, ये क्या है, विधेय। राम बाजार जाता है। इसी तरह से सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। सीता के बारे में बात हो रही है, तो सीता आपका उद्देश्य है और पत्र लिखती है आपका विधेय है। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय आपको क्लियर हो चुके हैं। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पढ़ा था, उद्देश्य विस्तार, नोट डाउन करते रहेंगे सभी साथ साथ। उद्देश्य के बारे में हमने एक और चीज यहाँ पर पढ़ी थी, उद्देश्य विस्तार। तो बिल्कुल इसी तरह से हम एक और यहाँ पर वाक्य, एक और हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द जो कि आपका विधेय से जुड़ा हुआ है, और उसे कहते हैं विधेय विस्तार। अगर पहले वाली चीजें समझ में आ गई है तो ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में विधेय यानी कि जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या है, विधेय है। और विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहा जाता है। ठीक है, विधेय की विशेषता बताने वाले विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्द समूहों, शब्दों या विधेय विस्तार कहा जाता है। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्द समूह को विधेय विस्तार कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या लिया था,
विधेय के राम बाजार जाता है, जिसमें राम आपका उद्देश्य है, बाजार जाता है आपका विधेय है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है। तो यहां पर ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है आपका धीरे धीरे, तो ये है आपका विधेय विस्तार। ये आपका विधेय विस्तार। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेंगे, मोहन तेज दौड़ता है। तो यहां पर मोहन आपको क्लियर है क्या है, दौड़ता है शब्द आपको पता है क्या है। अब बात आती है तेज की, तो तेज क्या है आपका विधेय विस्तार। ठीक है, विधेय विस्तार। तो इस तरह से आपको क्लियर हो चुका है विधेय और विधेय विस्तार, उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार। तो ये सारी चीजें तो अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। वाक्य के घटकों में, वाक्य के अंगों में, दो अंग होते हैं वाक्य के, दो घटक होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वालों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं, विधेय की विशेषता बताने वालों को विधेय विस्तार कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वाक्य के विषय में पढ़ेंगे, वो है आपका वाक्य संरचना। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर बताया है कि वाक्य की संरचना क्या होती है। तो वाक्य की संरचना में दो बातें यहाँ पर आती है, दो मुख्य बातें यहाँ पर आती है। एक होता है आपका पदक्रम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अन्वय। एक होता है आपका पदक्रम, दूसरा होता है आपका अन्वय। तो देखिए, ये वाक्य की संरचना है और वाक्य की संरचना में दो चीजें हमें क्लियर करनी है, पदक्रम और अन्वय। तो पदक्रम देखिए बहुत ही इजी है, पहले पदक्रम को यहाँ पर समझ लेंगे कि होता क्या है पदक्रम। पदक्रम, तो पद क्या होते हैं पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप किसी वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाता है और उसी को हम पद कहते हैं। ठीक है, उसी को हम पद कहते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है पदक्रम की, यानी कि वाक्य में, वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग, वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग को
पद क्रम कहते हैं। किसी भी वाक्य को उसके यथास्थान पर प्रयोग करना, उसके निश्चित स्थान पर प्रयोग करना पद क्रम कहलाता है। क्योंकि बिना क्रम के, जैसे मैंने आपको बताया, एक विराम चिन्ह और एक वाक्यों का क्रम, उसके बिना क्या होता है कि वाक्य का जो अर्थ होता है वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा, वाक्य का जो भाव है वो आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो पद क्रम आपको क्लियर हो गया कि वाक्य में शब्दों को यथास्थान पर प्रयोग करने को ही पद क्रम कहते हैं। अब देखिए, पद क्रम में आपको बहुत सारी बातें समझनी होती है, बहुत सारी बातें जाननी होती हैं। तो कुछ जरूरी बातें हम पदक्रम के लिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, वाक्य में जो क्रियापद होते हैं वाक्य के अंत में होते हैं, कर्म और कर्ता क्रिया के मध्य में होते हैं। जो वाक्य के क्रियापद होते हैं वो हमेशा अंत में होते हैं। वाक्य के क्रियापद, अब जहां पर आपको लग रहा है कि ये क्रियापद है, ठीक है, देखिए, पदक्रम संबंधी प्रमुख बातें, पदक्रम संबंधी प्रमुख बातें, पदक्रम से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो क्रियापद होते हैं वो वाक्य के अंत में तथा कर्म और कर्ता पद वाक्य के मध्य में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियापद वाक्य के अंत में तथा कर्ता पद तथा कर्मपद, कर्मपद, कर्ता और क्रिया के मध्य में। जो कर्म पद होता है वो कर्ता और क्रिया के मध्य में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा दे सकता है एग्जाम्पल? क्या उदाहरण होगा इसका? क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्रियापद वाक्य के अंत में तथा कर्म पद कर्ता और क्रिया के मध्य में रहता है। जो कर्म पद होता है वो कर्ता और क्रिया के मध्य में रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए केवल यहीं पे उदाहरण आपको क्लियर कर रही हूँ, बाकी की बातें हम आगे पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। क्रियापद वाक्य के अंत में, जैसे एग्जाम्पल, मोहन पत्र लिखता है, माताजी खाना बनाती है। तो देखिए, या बच्चे
गेंद से खेलते हैं। पहला वाक्य आपको क्लियर किया जा रहा है कि क्रियापद वाक्य के अंत में, कर्म पद कर्ता और क्रिया के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्ता कौन है और कर्म क्या है और क्रियापद क्या है। तो देखिए, मोहन पत्र लिखता है। हमने सबसे पहले कहा कि क्रियापद वाक्य के अंत में। तीनों वाक्य आप देख सकते हैं। मोहन पत्र लिखता है, माताजी खाना बनाती है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। लिखता है, बनाती है, खेलते हैं। तीनों क्या है? क्रियापद हैं। तीनों क्या है? क्रियापद हैं। मोहन पत्र लिखता है, लिखना क्रिया है। माताजी खाना बनाती हैं, बनाना क्रिया है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, खेलना क्रिया है। तो क्रियापद अंत में आया हुआ है। साथ ही हमने कहा कर्म पद जो होता है वो कर्ता और क्रिया के मध्य में होता है। तो मोहन पत्र लिखता है। मोहन क्या है? कर्ता है, ठीक है। और लिखता है क्या है? क्रिया है। उसके मध्य में पत्र क्या है? कर्म है। माताजी खाना बनाती है। माताजी कौन है? कर्ता। बनाती है क्रिया और खाना आपका कर्म। बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो बच्चे और खेलते हैं, ये आपका कर्ता और कर्म है, कर्ता और क्रियापद है। और गेंद से, ये आपका क्या है? ये आपका कर्म है। तो इस तरह से ये जो बीच में आपके यूज हुए, ठीक है, ये आपके कर्म और शुरुआत में मोहन, माताजी, बच्चे, ये सब कर्ता और लास्ट में क्रियापद। ठीक है, सबको क्लियर? बिल्कुल क्लियर सबको। मोहन पत्र लिखता है, माताजी खाना बनाती हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। क्रियापद वाक्य के अंत में तथा कर्म पद कर्ता और क्रिया के मध्य में रहते हैं। पहली पंक्ति क्लियर। दूसरी पंक्ति है कर्ता कर्म तथा क्रिया के अर्थों में वृद्धि करने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध संबंधी पदों से पहले लगते हैं। तो जो भी अगर आपको विशेषण लगाने हैं तो वो आपके पदबंध संबंधी पदों से पहले लगते हैं। संबंध कारक संबंधी शब्द से पूर्व, संबंध कारक जो होता है शब्द, वो शब्द से पूर्व लगता है। जैसे हमने कहा गेंद से खेलती है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। संबंध कारक संबंधी शब्द से पूर्व रहता है गेंद से। तो यहाँ पर संबंध कारक क्या है? से। गेंद से खेलता है, ठीक है। तो इस तरह से संबंध कारक हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पर है कि प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व लगाया जाता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द तुम्हारा नाम क्या है, तो इस तरह से जो प्रश्न कारक चिन्ह होते हैं, प्रश्न कारक पद होते हैं, उनको विषय के पूर्व लगाया जाता है। आगे जो कारक होते हैं, कर्म होते हैं, वो मध्य में रखे जाते हैं और पूर्वकालीन क्रिया से पहले आती है। निषेधात्मक वाक्य प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। जैसे निषेधात्मक वाक्य की अगर बात करूं, पत्र, मोहन पत्र लिखता है, तो इसी को अगर मैं निषेधात्मक बना दूं तो हमने कहा ये क्रिया से पहले आता है। तो मोहन पत्र नहीं लिखता है। मोहन पत्र नहीं लिखता है। माताजी खाना नहीं बनाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो निषेधात्मक शब्द होते हैं वो क्रिया से पहले आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। कुछ बातें हमने यहाँ पर जान ली, उसके बाद हम अन्वय को आगे
क्लियर करेंगी। तो बच्चों, उद्देश्य और विस्तार आप लोगों को क्लियर हो गया है और पदक्रम संबंधी बातें भी हमने यहाँ पर जान ली है। अब हम अन्वय के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो कुछ भी हमने आज यहाँ पर क्लास में पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं उनको जरूर करें, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बार घर पर रिवाइज करेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपने जो भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को नेक्स्ट हमारे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।